नमस्ते। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। सांसों के पीछे का विज्ञान और जो हमारा प्राचीन योगिक ज्ञान है, उसकी गहराइयों में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो मुख्यतः विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ग्रंथों और ये जो सोहम की विद्या है उस पर आधारित है। हाँ। और इसमें एक बहुत रोचक दावा है कि सिर्फ 111 विशेष सांसों का अभ्यास वो जीवन बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं इस बारे बिल्कुल, में। ये बहुत गहरा विषय है। इन प्राचीन ग्रंथों में ये जिक्र है कि भगवान शिव ने खुद सांसों के बीच जो ठहराव होता है ना, उसके महत्व पर बहुत जोर दिया था। हाँ, वो अंतराल। हाँ, वही अंतराल जहाँ कहते हैं कि असीम शांति महसूस होती है। तो ये सांस लेना मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राण से जुड़ना है। जीवन, ऊर्जा, चेतना सब इसी से जुड़ा है। अच्छा। और यही एक दिलचस्प बात है कि जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसा ही हमारा जीवन जीने का ढंग बन जाता है। सच में? कैसे? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। देखिए, धीमी, लयबद्ध और गहरी सांसें वो हमें एक उच्च चेतना की स्थिति में ले जाती हैं। और इसी संदर्भ में वो सोहम मंत्र का जिक्र आता है। सोहम, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो कल्पना करें, सांस अंदर लेते हुए मन में सो और बाहर छोड़ते हुए हम। हम। इसका अर्थ है मैं वही हूं, मतलब परम चेतना के साथ एक हो जाना। अच्छा, मैं वही हूँ। तो मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि हर रोज सिर्फ 111 बार इस सोहम भाव के साथ अगर सांस ली जाए, हाँ, तो चेतना साफ होती है, ऊर्जा केंद्रित होती है, और ये जो आजकल कहते हैं मैनिफेस्टेशन, हाँ, मैनिफेस्टेशन, विचारों को हकीकत बनाने की शक्ति। हाँ, वो बढ़ जाती है। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। हाँ, शक्तिशाली तो है। और इसका सीधा संबंध है शरीर की जो हमारी ऊर्जा प्रणाली है उससे, जैसा इन ग्रंथों में बताया गया है। ऊर्जा प्रणाली? आप नाड़ियों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इसमें 3 मुख्य ऊर्जा नाड़ियों का वर्णन है। एक है इड़ा, जो बाईं नासिका से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। इसकी प्रकृति ठंडी मानी जाती है और इसका संबंध मन से है। हाँ, हमारे विचारों से। ठीक है। दूसरी है पिंगला, हाँ, दाईं नासिका से जुड़ी हुई। इसकी प्रकृति गर्म है और ये चेतना या बाहरी दुनिया से संबंधित है। ईड़ा मन, पिंगला चेतना, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुषुम्ना। अच्छा। ये रीढ़ की हड्डी के केंद्र से गुजरती है। अच्छा। इसे जागृति का मार्ग माना जाता है। जब इड़ा और पिंगला की ऊर्जा, मतलब मन और चेतना की ऊर्जा संतुलित होती है, हाँ, और सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है, तभी वो कुंडलिनी जागरण यानी भीतर की जो सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है, हाँ, उसका जागना और प्रभावी मैनिफेस्टेशन दोनों संभव हो पाते हैं। लेकिन आम तौर पे तो ऐसा संतुलन नहीं होता होगा ना, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि हमारा जो बिखरा हुआ मन है, तनाव है, अनियमित जीवन शैली है, वो इन ऊर्जाओं को असंतुलित रखती हैं। और सांस की लयबद्धता वही इनको वापस संतुलन मिलाने का एक सीधा और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, इसीलिए सांसों पर इतना जोर है। हाँ, और यहीं पर वो हनुमान जी वाला उदाहरण जिसका जिक्र हमें मिले दस्तावेजों में है, वो बहुत सटीक बैठता है। अरे हाँ, हनुमान जी वाला उदाहरण तो कमाल का है। उसमें बताया गया है कि उन्होंने अपनी इन्हीं ऊर्जा नाड़ियों और सांसों पर मतलब गजब का नियंत्रण पा लिया था। अद्भुत नियंत्रण। हाँ, और उसी से उन्हें वो 8 सिद्धियां मिली, है ना, अलौकिक क्षमताएं। बिल्कुल, अणु जितना छोटा या पहाड़ जितना बड़ा हो जाना, ये सब। और इनमें से कई तो सीधे सीधे इच्छाओं को पूरा करने या मैनिफेस्टेशन से जुड़ी थी, है ना? हाँ, कई सिद्धियां वैसी ही थी। और इसका आधार सिर्फ सांसों पर महारत। वाह, तो ये बिल्कुल साफ है कि सांसों पर नियंत्रण सिर्फ शांति के लिए नहीं, सिर्फ शांति नहीं, ये असाधारण क्षमताओं को खोलने की चाबी की तरह है, जैसा कि इन यौगिक परंपराओं में माना जाता है। तो इसे कोई कैसे करे, मतलब ये संतुलन कैसे लाए? क्या स्रोत कोई तरीका बताते? हाँ बिल्कुल, स्रोत एक 3 चरणीय सांस की विधि बताते हैं। इसे कोई भी कर सकता है। अच्छा, क्या है वो 3 चरण? पहला चरण है पेट से गहरी सांस लेना। पेट से? हाँ, इसके लिए पीठ के बल लेटकर नाभि पर कोई हल्की सी किताब रख लें और फिर सिर्फ पेट से सांस लें। पेट फूले, सिकुड़े, छाती ज्यादा ना हिले। अच्छा, सिर्फ पेट? हाँ, ये प्राण को शरीर में नीचे तक, गहराई तक ले जाने के लिए है। स्रोत कहते हैं लगभग 10 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट, ठीक है। और दूसरा चरण? दूसरा चरण है छाती को जोड़ना। इसमें खड़े होकर अभ्यास करना है।
सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं अच्छा। और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं। इससे क्या होता है कि पेट और छाती दोनों सांस की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। ज्यादा प्राण शरीर में आता है। पेट और छाती दोनों, समझ गए। और तीसरा चरण? तीसरा चरण, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सांसों में लय लाना। लय, रिदम। हाँ, रिदम। इसमें पेट और छाती की सांसों की गति को एक सहज प्राकृतिक लय में ढालना होता है। ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, बल्कि सहज। एक सहज प्रवाह। बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि यही लयबद्ध सांस हमारे शरीर के जो 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। हाँ, चक्र, मूलाधार से सहस्रार तक। बिल्कुल, उनको धीरे धीरे जागृत करने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सांसें एक खास लय में चलती हैं, तो सिर्फ मन शांत नहीं होता, बल्कि पूरी ऊर्जा प्रणाली व्यवस्थित हो जाती है। हाँ, सुव्यवस्थित हो जाती है। और उससे इच्छाओं या लक्ष्यों को पाने का रास्ता वो साफ होने लगता है। संभावना बढ़ जाती है, रास्ता साफ होता है, रुकावटें कम होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये सब सिर्फ 111 लयबद्ध सांसों के रोज के अभ्यास से। स्रोत तो यही दावा करते हैं, जोर अभ्यास की निरंतरता पर है, रोज करना, सचेत होकर करना। इसमें समय कितना लगता होगा, या समर्पण, इस पर कुछ कहते हैं स्रोत? देखिए, समय तो व्यक्ति की एकाग्रता और उसके समर्पण पर निर्भर करेगा। कोई जल्दी अनुभव कर सकता है, किसी को ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन मूल विचार यह है कि ये नियमित सचेत अभ्यास ये गहरे आंतरिक बदलाव लाता है। ये दिखाता है कि कैसे सांस जैसी एक साधारण सी लगातार चलने वाली क्रिया हमारे अंदरूनी और बाहरी यथार्थ दोनों को कितना गहरा प्रभावित कर सकती है। ये हमें हमारी ही छुपी हुई शक्ति से जोड़ती है। सच में, शायद सब कुछ बस एक सही सांस की दूरी पर ही है, कहा जा सकता है। आज की इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मेरे मन में रह गया है। अगर हमारी हर लयबद्ध सांस में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी शक्ति छिपी है, तो हम जो दिन भर अपनी सामान्य बेखबर सी सांसें लेते रहते हैं, उसमें हम कितनी शक्ति, कितने मौके बस यूं ही गंवा देते होंगे। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। नमस्ते।